ओम के नियम तो पिछले क्लास में कर लिए थे और किरचॉफ का नियम भी कर लिए थे। यस सर। किरचॉफ का दोनों नियम हो गया था, जिसमें मिला था पहला नियम मिला था कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और दूसरा नियम इसका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये लिख लिए थे। पहला आवेश, दूसरा ऊर्जा। हाँ, पहला आवेश और दूसरा ऊर्जा हो गया था। अब आता है जूल का उष्मीय नियम। 7 नियम पिछले क्लास में सीखे थे। क्लियर है? ओम का नियम सीख लिए थे, किरचॉफ का नियम भी सीख लिए थे। ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों फिर से थोड़ी सी रिवीजन करवा देते हैं 2-2 मिनट के लिए। एक मिला था आपको कौन सा नियम? ओम्स लॉ। ओम का नियम मिला था। इसका गणितीय रूप क्या मिल गया था? V बराबर I और V समानुपाती I मिल गया था। V समानुपाती I मिल गया था। और इसका थ्योरी क्या कह रहा था? थ्योरी बतलाया गया था कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा विभवांतर को, जो धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। और एकरे में ऑब्जेक्टिव बन गया था कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है। ओम के नियम में क्या, तो नियत ताप का दिया तो क्या नियत रहेगा? ताप नियत रहेगा। अब क्वेश्चन आ गया, बतलाइए कि ओम के नियम में धारा किसके समानुपाती होता है? धारा किसके समानुपाती है जी? धारा किसके समानुपाती हो गया? विभवांतर के। विभव किसके समानुपाती हो रहा है? धारा के। ये भी क्लियर है। इधर में क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि ओम के नियम में धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो विभव के मान में क्या परिवर्तन, क्या दिखाई देगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? ओम के नियम में अगर धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी कोई समानुपाती है, राम समानुपाती श्याम है, ठीक है, तो अगर राम का मान बढ़ेगा तो श्याम का मान भी बढ़ेगा। अगर राम का मान घटेगा तो श्याम का मान भी घटेगा। तो धारा का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अगर व्युत्क्रमानुपाती में रहता कि I व्युत्क्रमानुपाती 1/v, तब रहता कि अगर इसका मान बढ़ा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ा तो इसका मान घटेगा। क्लियर है? इसको व्युत्क्रमानुपाती लिखने वाला क्वेश्चन किसका था? समानुपाती का। क्लियर हो गया? ओम का नियम। अगला बोले थे किसका नियम? किरचॉफ का नियम। अगला बन गया था किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ महोदय ने 2 नियम दिए। पहला नियम कहलाया था संधि का नियम। किसका? संधि नियम या खुला परिपथ नियम बोले थे। संधि नियम या खुला परिपथ नियम। उन्होंने बोले, क्या बोले? पहला नियम में संधि नियम है जिसको जंक्शन लॉ कहते हैं। संधि नियम में बतलाए, क्या बतलाए कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा, जाने वाली धारा क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अतः सिग्मा I बराबर 0, अर्थात धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। धारा का बीजगणितीय योग अगर मान लिया जाए ABCD कि A प्लस B आ रहा है बराबर C प्लस D, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर हो गए। अब बीजगणित करेंगे तो A प्लस B प्लस माइनस C कर लोगे, प्लस माइनस D बराबर 0। AC को बोल दिया सिग्मा, ये सब धारा था ना, क्या था? धारा। सबको जोड़ में है तो इसीलिए समेशन को यहाँ पर सिग्मा सिंबल से डिनोट किए। तो सिग्मा I बराबर क्या बन गया? 0। किरचॉफ का प्रथम नियम लिखा जाएगा। इसमें नोट में मिला या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसी में मिला था दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम जिसको हम लोग बंद परिपथ नियम कहे थे। कौन सा? बंद परिपथ नियम, या क्या बोले थे? मेष लॉ, या क्या बोले? लूप लॉ।
लूप का नियम, दूसरा नियम को नाम दिए लूप का नियम, लूप का नियम या बंद परिपथ नियम या बंद परिपथ नियम ये, या इसी को बोले मेष का नियम, मेष का नियम। ये कब लागू हुआ? बंद परिपथ के लिए। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर ये प्रतिरोध है, फिर से ले लिए प्रतिरोध है, फिर से गाँव ले लिए प्रतिरोध है, ये समांतर क्रम वाला हो गया। यहाँ से दो को हम एक बैटरी जोड़ दिए तो ये बैटरी को ईएमएफ उससे बतलाएगा। यहाँ से धारा आई जाएगा, यहाँ तक धारा आई पहुँचेगा, पहुँचेगा। आगरे में बोल दिया परिपथ कैसा हो गया? ये देखिए बंद हो गया पूरा। मान लिया P है, Q है, R है, तो एकरे में कहा क्या कहा किरचॉफ ने? किसी बंद परिपथ में अब यहाँ से धारा जाएगा I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अर्थात I1 P प्लस I2 Q प्लस I3 और बराबर इस तीनों का जो धारा प्रतिरोध का जो बराबर है, काहे बराबर होगा? तो एक विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या है? ई है। क्या है? ई। अब देखो ई तो प्रतिरोध है, तो आप पढ़े हैं ओम के नियम में, किस कौन सा नियम में? ओम के नियम में पढ़ा। क्या पढ़ा बाबू? ई बराबर आयार। अब ई जो है विभवांतर था और एकरे से ना विद्युत वाहक बल मिल रहा है ई, तो ई बराबर आयार। तो आयार जोड़ेंगे तो आयार ना रहेगा, और आयार किधर बराबर मिल रहा है? ई। यही का धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग अतः सिग्मा आई आर मिला होगा। क्या मिला होगा? सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है? ई होता है। ये कौन सा नियम कहला गया? ये किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाया। याद हो गया? धारा और किसका गुणनफल? धारा और किसका गुणनफल दे? धारा और किसका गुणनफल? हाँ, प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित होता है? हाँ, ऊर्जा संरक्षण पे। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। अगला जूल का उष्मीय नियम। क्या पढ़ना है? जूल का उष्मीय नियम। तो जूल महोदय ने बतलाए थे, आपको याद है कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, और उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान यदि किसी चालक से, यदि कोई चालक मान लिया जाए और एकरा से धारा प्रवाहित किया जाए तो तार जो है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू कर देगा? गर्म होना शुरू कर देगा, अर्थात ये हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है? धारा के वर्ग और परिपथ के प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? जूल का उष्मीय। और यहाँ से हीट आ गया। क्या आ गया? एच बराबर आई स्क्वायर और टी दे देगा। निम्न में कौन सही है? अब यहीं से देखो फॉर्मूला को इससे पूछेगा बदल के जो ऑब्जेक्टिव के लिए। नियम क्लियर है? नियम तो याद हो गया? किसी परिपथ से जब धारा गुजरती है तो परिपथ गर्म होने लगता है, अर्थात उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के और प्रतिरोध के और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। जूल का उष्मीय नियम कहलाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक देखा। अब एकरे में बाबू ओम नियम अभी पढ़ाया गया। कौन सा? ही बराबर आया। तो देखिए एच बराबर एकरा लिख सकते हैं आई गुने आई स्क्वायर के लिख सकते हैं आई गुने आई, और साथ में क्या है? आर है, गुने में डी है। तो यहाँ से ई वाला आई आर का बन गया, भी बन जाएगा ये वाला, और इसको भी आई टी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो H बराबर एक फॉर्मूला आए हो गया, कौन सा एक तो बना I स्क्वायर RT, H बराबर VI T। और फिर से पढ़े होंगे पावर में, किसमें, पावर में, शक्ति वाला में क्या होता है, V गुने और विभव गुने धारा, और एकड़ विभव और एकड़ धारा का मात्रा एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, और बराबर बन जाता है वाट, क्या बनता है वाट। तो शक्ति का मात्रक बन गया वाट। तो यहाँ से क्वेश्चन दे दिया, और उष्मा का मात्रक, एकड़ मात्रक कौन में जाएगा, जूल, जूल में, कौन में, तब यहाँ से भी निकालेंगे तो कौन में मिलेगा, जूल में मिलेगा। तो यहाँ से एक ड्राइव और करेंगे, V गुने I, V गुने I क्या बन गया, V बन गया, V गुने I क्या बन गया, हाँ P बन गया। तो इसको लिखेंगे P गुने में T, तो H बराबर P गुने T, ये भी कोची में जाएगा, अभी जूल में जाएगा। और यदि आपको यूनिट में निकालना है, क्या चीज में, यूनिट में, तो यूनिट में निकालना है। यदि यूनिट में निकालना है, क्या चीज में, यदि यूनिट में, ठीक है, कि एक यूनिट है कि 2 यूनिट है कि 3 यूनिट है, मात्रक नहीं, एक यूनिट की 2 यूनिट की 3 यूनिट, तब सिंपल सा H बराबर P गुने T बट्टा कर देना 1000, कौची में निकलेगा वो, यूनिट में, केकर यूनिट में, BOT वाला के यूनिट में, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, क्लियर है। BOT बोलता है ना कितना बिजली ललको है, क्लियर है, कितना बिजली बिल आया है, कितना उठा मीटर भाग, तो 4 यूनिट उठल है, 5 यूनिट उठल है, क्लियर है। तो किलो वाट घंटा से बोल लेता है, क्लियर है। केकर यूनिट का, वो यूनिट जो आता है पढ़ना है आपका, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ गया, विद्युत धारा का व्यावसायिक, जब व्यवसाय कर रहा है तो इसका मात्रा क्या होगा, एम्पियर नहीं, यहाँ पर जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है, क्लियर है। अब पूछ दिया किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, ना कि धारा बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव याद हो गया। किलोवाट घंटा किसका मात्रक बन गया, अब विद्युत ऊर्जा का, क्या हुआ, चमकित हवा कोना में चल गया। तो तुम लोग कैसे आगे बैठ के देख रही है रे, जो उधर ध्यान नहीं है, हम लोग बड़ा होशियार हैं। चलिए अब चमक रहा है, हो गया आज तक क्लियर। क्या मिल गया कि जब किसी तार से, जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के बार का प्रतिरोध और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है या बराबर होता है। जूल का ऊष्मीय नियम कहलाता है। अतः जूल के ऊष्मीय नियम से H बराबर I स्क्वायर R T, H बराबर क्या मिल गया, I R T, अतः H बराबर मिल जा रहा है VI T, और H बराबर V गुने I बराबर P बनता है। H बराबर क्या बन गया, P गुने K, और कौची में आएगा, जूल में आएगा। अगर इसको यूनिट में निकालना है तो क्या कर लेंगे, 1000 से भागा कर देंगे, कौची में आ जाएगा BOT, अर्थात ये बदल जाएगा किलोवाट घंटा में, क्लियर है। कौची में, किलोवाट घंटा में। BOT से लेना देना किसको से था, विद्युत ऊर्जा से। अगर मात्रा कौन जा रहा था, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना बन गया था, 1 यूनिट बना था। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बना था, क्लियर आया तक। अगला नियम है बायो सेवट का नियम। हाँ, बाकी जो कंफ्यूजन है आगे कॉन्सेप्ट में देखिएगा। अब कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं जी। हाँ, क्या किन्हीं को कोई समस्या, क्या समस्या,
खाना खा के नहीं आई वो फिर समस्या का समाधान नहीं है हमारे पास। पूछिए क्या है, बोलिएगा तब ना। अगला है बायो सेवर्ट का नियम, 9वां नंबर था। कौन सा? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम में क्या मिल गया था जी? डीपी समानुपाती IDX साइन थीटा बट्टा में R स्क्वायर, और यहीं से पूरा चीजें क्लियर होती है। ये किसके लिए होता है? ये धारा के लिए आता है कि जब कोई परिपथ से धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो इसी के लिए कौन सा नियम लगाते हैं? बायो सेवर्ट का नियम। क्लियर है? तो आंसर हो गया। ये जो चालक बना, ये चालक कैसा? एकरा से धारा जा रहा, तो इसी को बोलेंगे धारावाही चालक। धारावाही चालक दोनों क्लियर रहता है। जब किसी धारावाही चालक से धारावाही चालक से I धारा प्रवाहित होती है, तो चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या निकल गया? चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके बराबर धारा I, और यहाँ पर इसका अल्पांश भाग कितना मान लिए? dx। यहाँ पर कुछ एरिया होगा ना इसकी, तो धारा I अल्पांश भाग dx, और इसके बीच में कुछ बनाएगा कौन? क्या बना देगा? कौन। तो वही कौन के साथ क्या जा रहा है? साइन। तो क्या कहा दिया बायो सेवर्ट का नियम? किसी धारावाही चालक के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहने वाली धारा I अल्पांश भाग dx और साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बोले याद है? क्लियर है? याद हो गया? बायो सेवर्ट का नियम याद हुआ जी? जब किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहने वाली धारा I अल्पांश भाग dx और साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बोलो क्लियर है? याद हो गया? क्या बना? फिर से रिपीट कर लेंगे। किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहने वाले धारा I अल्पांश भाग dx और साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बोलिए, ये क्लियर हो जाएगा? अब आ जाइए अगला, एम्पियर का नियम। 10वां नंबर कौन सा नियम है? एम्पियर का नियम। बायो सेवर्ट का नियम जो है बाबू कौन सा चैप्टर में मिलेगा? बायो सेवर्ट का नियम कौन से चैप्टर में? चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में। अगला आप लोग को बतलाया गया एम्पियर का नियम। किसका? एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या होता है? इंटीग्रल PdL बराबर म्यू नॉट गुने I। PdL क्या होगा बाबू? PdL
क्लियर है? क्या बन गया? BDL। अब देखिए एकरा पर ही गोल लड्डू दे है। क्या देना है? लड्डू। ये लड्डू को क्या भुजिया पूरी खिला रहा है? इसका मतलब है, एकरा मतलब क्या हुआ? एकरा मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ से तो धारा बह रहा है। क्लियर है? इसका मतलब है ऐसे तो ये हो गया धारावाही चालक। एकरा मतलब सिर्फ हो गया धारावाही चालक की तार है जगरा से धारा का प्रवाह हो रहा है। क्लियर है? और अगर इस पे कोई ऐसे डाल दिया तो इसका मतलब है कि जो चालक है वो कैसा है? गोल है, बंद है। क्या है? बंद है। ये बंद पर पथ हो गया। क्लियर है? और एकरा से कोई धारा अब जा रहा है, इससे कोई धारा जा रहा, तो अब एकरा कारण इस बंद परिपथ के कारण धारा जा रहा। जैसे पंखा में इस प्रकार कोयला पेटल होता है। क्लियर है? ऐसा लपेटा होता है ना। अब इसमें अब इधर से कनेक्शन डालने हैं, अब एकरा में धारा जा रहा है तो इसके अंदर में, ठीक है, क्या बन रहा है? अंदर में बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो कितना होता है? तो इंटीग्रल। अब एक इस चालक क्या कुछ लंबाई होगा? गोल है फिर भी लंबाई होगा ना। अब इसके कारण क्या रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र और इसका रैखिक समाकलन, लेंथ का, इस लेंथ का, ठीक है, और ये वाला रैखिक समीकरण बदला दिया। क्या बदला रहा है? रैखिक समीकरण जो है चुंबकशीलता नियतांक और धारा के गुणनफल के बराबर होगा। क्या कहलाएगा? एम्पियर के परिपथ नियम। आई क्या है? धारा। म्यू नॉट क्या है? चुंबकशीलता नियतांक। चुंबकशीलता। और एल क्या है? एल क्या है? एल है लंबाई। एल क्या है बाबू? बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और डी तो आपका वहाँ पर डिफरेंशिएशन टर्म आ गया। क्लियर है? डी क्या बन गया है? डिफरेंशिएशन टर्म। कैलकुलस में पढ़े ना, तब इसको कैसे बोलोगे बाबू? इंटीग्रल BDL बराबर क्या बन गया? आई। क्लियर है? तो आ गया किसी, अब ये तो बतला रहा है, अभी बोले आपको ये क्या बतला रहा है? बंद परिपथ के कारण। यहाँ से पूरा आ गया। अब परीक्षा में पूछ दिया है एम्पियर का नियम क्या होता है? एम्पियर का नियम क्या होता है? वो आपके पड़ोसी मित्र जो है इतना हिंट दे रहे हैं कि इंटीग्रल BDL बराबर म्यू नॉट गुने आई है। अब इतना बतैला के बाद अब कुछ बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप हो गया, साइलेंट मोड। तो नकल करने के लिए अकल लगाओगे ना। अब यहाँ पर समझे हुए है और कोई बोल दे कि BDL बराबर म्यू नॉट गुने आई, तो पूरा बता सकते हैं। कैसे बतलाएंगे? तो किसी बंद परिपथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान किसके बराबर? चुंबकशीलता नियतांक और धारा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे एम्पियर का नियम कहते हैं। याद हो गया? इतना से पढ़ लेंगे। अभी 4 लाइन लिखना नहीं है, परीक्षा में नकल के लिए भी ले जा रहे हैं। तो इतनी सुन पूर्जा में अब लिख लिए एम्पियर का नियम और स्टार मार के लिख लें इंटीग्रल BDL बराबर म्यू नॉट गुने आई। अब एकरे से 6 लाइन में बना के लिख देगा। लिखेगा कब? जब समझले रहेगा तब ना। समझ में रहा कि किसी बंद परिपथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान चुंबकशीलता नियतांक और धारा के गुणनफल के बराबर होता है, एम्पियर का नियम कहलाता है। क्लियर हो गया? पढ़ लीजिएगा जी, पढ़ लीजिए एक बार। कॉपी में से देख पढ़ रहे हैं ना। पूरा भारत सुधार दो तो, लेकिन बिहारी सुधरे वाला नहीं है। एक बिहारी सौंपे भारी। पड़ोसियन को तो सुबह शाम देते गाड़ी।
है ना। किसी बंद परिपथ से पता चल रहा है, किसी बंद परिपथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र के और इसको क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो रैखिक समाकलन। रैखिक केकरा लिए आया, लेंथवा के लिए, और इंटीग्रेशन सिंबलवा के लिए क्या बन गया, समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान चुंबकशीलता नियता और धारा के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। बोलिए, पढ़ लीजिएगा यार, पढ़ के सुनाइए एक बार जल्दी से। अब आगे बोला भी पड़ेगा, गलती हो जाएगा सर, गलती हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर, कौन सा लिया, 11 लिया। विद्युत चुम्बकीय के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, किसका नियम, फैराडे का नियम क्या बतलाते हैं, E बराबर d∅ बट्टा dt। क्लियर है। अब यहाँ से पूरा वर्णन कर ले है। अब परीक्षा में देखो, अब इतना समझ ले रहे हो, 14 नियम एक लाइन में, 2 लाइन में लिख के समेशन करके जा सकते हैं। सुना रहा, 2 लाइन में दम लिख दिए। E बराबर d∅ बट्टा dt इंटीग्रल dB बराबर म्यू0 गुने I। क्लियर है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U1 गुने U2 बट्टा R स्क्वायर। FB बराबर म्यू0/4 पाई M1 गुने M2 बट्टा R स्क्वायर। दिन चल जा रहा है। T बराबर IR, H बराबर I स्क्वायर RT, सिग्मा IR बराबर E, सिग्मा I बराबर 0। अब इतना लिख के चल गए, और जो ने नियम पूछा गड़बड़ा रहे हैं, यहीं से देख के बतला देंगे। बस में रहा, तो दिमाग लगावेगा तब ना कि कौन क्या है जो। बस में रहा, तो ये आपको दिमाग की कॉन्सेप्ट को क्या करिए, विकसित करिए, तब जाकर संभव हो पाएगा। क्या कहता है, प्रेरण यहाँ पर एक बात आ गया है, चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण समझाया गया था आप लोग के, बतलाया गया था। गाना सुने हैं आप लोग, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, सुना है ना। अब एकदम है बाबू, वही है प्रेरण, उसी को कहते हैं प्रेरण। अब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हाँ, एगो मुंगेसर एगो धनेसर, क्लियर है। अब मुंगेसर के धर के 4 गो कूट दिया, क्लियर है, और धनेसर के दिल धक धक कर रहा है। तो एक तुरंत गाने लगे शुरू कर दिया, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे। और भाई भाई में बोलता है आगे, लड़का लड़की वाला आई बात समझ में। हाँ, लड़का लड़की वाला में अक्सर बाबू बेटा बेटी के कुछ होता है, माँ बाप के दिल धड़के लगता है। बेटा बेटी के कुछ होवे, माँ बाप का दिल जोड़ जोड़ से धड़कना शुरू कर देगा। वहीं से भगवान के प्रार्थना करना शुरू कर दे रहा है कि हे ईश्वर बेटा बेटी के रक्षा करी है। समझ में आ रहा, वो क्या बना दे रहा, चुंबकीय प्रेरण। इसमें बोले थे, क्या बोले थे कि यदि इसमें कुंडली लेते हैं, क्या लेते हैं, कुंडली, अगर तार को लपेट दिया जाए, क्या किया जाए, लपेट दिया जाए,
तो कुंडली बोलते हैं। सांप भी देखते होंगे, घोड़की मुड़की मार के वैसे कैले है तो बोलते हैं तुम कुंडली मार के बैठल है। आप लोग साधु महात्मा ही चल जाइए दिखावे, कहेगा बाबू तोर ठीक है राहु काल ग्रसित होइल है, समझ में आ रहा है। कुंडली मार के बैठल है, एकरा में शुक्र बैठ गया है तो कुंडली मार के तो कोई भाग्योदय होने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यही कुंडली की बात कर रहा है कि घुड़की मुड़की मार के बैठ गए, वो कुंडली मार के बैठल है। बैठो सही से। समझ में आ रहा है। तो अब इसमें बोले थे कि जेकरा से बाबू एकरा में बोलल गया था आप लोग हाँ हो गया। इसमें बतलाया गया था, देखिए एक कुंडली तक समझ में आ गया। अब देखेगा बाबा लोग कि कुंडली तक समझ में आ गया। कुंडली केकरा बोलेंगे जे, और एकरे पर बोले थे कि यदि ये लंबा तार है वैसे ऐसे खाली लपेट दिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे जी। एकरा में 2-3 गो क्यों रमा जा रहा है, तो इसी को हम लोग कोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयल। हिंदी में क्या कहते हो? कुंडली। और यही तार को यदि लोहे पर लपेट देते, कौची पर बाबू? लोहे पर। लोहे का आपका कुछ ले लिए छड़ वगैरह, ठीक है, इस लोहे के छड़ पे इस तार की कुंडली लपेट देते, तब क्या बन जाता? तब बन जाता ये सोलेनोइड। क्या होता? सोलेनोइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। क्वेश्चन अगर पूछ दे 2 नंबर में, बताओ परिनालिका से क्या समझते हैं? तब जब किसी छड़ पे तार लपेट दी जाती है तो उसे परिनालिका कहती है। लंबे छड़ पे, जब किसी लंबे छड़ पे, ठीक है, रैखिक छड़ पे, कैसे छड़ पे, यही छड़ अगर गोल मोड़ दिया, क्या मोड़ दिया? गोल। चलिए कैसे लपेट दिए? गोल। लोहे का छड़ गोल लपेट दिए और इस पर तार लपेट दिए, इस पर तार लपेट दिए, तब क्या कहलाएगा? ये तो सोलेनोइड बनले हैं, एकरा टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड क्या कहेंगे? टोरॉइड। तो क्वेश्चन पूछ देगा टोरॉइड से क्या समझते हैं, सोलेनोइड से क्या समझते हैं। 2 नंबर में पूछ दिया, अंतर बतलाइए, बतला दीजिएगा। जब रैखिक छड़ पे तार लपेटा गया तो सोलेनोइड बना, और जब वृत्तीय छड़ पे, जब गोलाकार छड़ पे तार लपेट दिया गया तो क्या बन गया? टोरॉइड बन गया। बोलो सोलेनोइड और टोरॉइड तो क्लियर हो गया। और खाली तार लपेटल है तो क्या बोलते हैं? कुंडली बोलते हैं, कोयल बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर में होता था, दिखाए थे आप लोग के, ट्रांसफार्मर में दिखाया गया था ना जी, ट्रांसफार्मर में दिखलाया गया था, यहाँ पर था ट्रांसफार्मर। ये बोला गया था कि ये जो देखिए बहुत सारा फेरा लपेटा गया है, तो यही फेरा सब क्या बन गया था? कोयल बना गया। अब ये होता है ना, बोलते ट्रांसफार्मर के कोयले जर गए रहे हो, अब 2 दिन लाइन बाधित रही, बोलता है कि नहीं बोलता है? स्टेबलाइजर खराब हो गया, स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर जर गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो इसी कुंडली को कहता है कि अब यहाँ से देखिए प्रेरण समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट को समझा दिया जा रहा है। हम डायरेक्ट खाली प्रेरण में इस नियम को भी वर्णन कर सकते थे, और सुना रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आपको चैप्टर में दिक्कत कम हो। दिक्कत तो होगा। अब इसको बोल दिया कि जिसको अगर मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं, किसको से? मुख्य स्रोत से, उसको पीसी बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिकरा बाहरी परिपथ से, बाहरी लोड वाला से जोड़ दिए
ओकरा एससी द्वितीयक कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली? द्वितीयक कुंडली। सेकेंडरी कोआल और इसको बोले प्राइमरी कोआल। और इसमें बोला गया था कि जब एकरा से 11,000 वोल्टेज लिया और निकाल रहा है 220, ये कैसे हो गया? तो इसी में आ गया प्रेरण के लिए। क्या कहा कि जब किसी प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकट रखे कुंडली में फ्लक्स में क्या चीज होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे किसमें चेंजिंग हो रहा है? फ्लक्स में। फ्लक्स को फाई और चेंजिंग के लिए डी लगा दिए। डी फाई का मतलब हो गया फ्लक्स में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? फ्लक्स में परिवर्तन। आप लोग को कैलकुलस वाले टर्म बेसिक बताया गया था dy बट्टा dx करके। y में परिवर्तन होगा, x के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन। तो समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन किसके बराबर है? विद्युत वाहक बल के है। ये ई क्या बतला रहा है? EMF को, विद्युत वाहक बल को। ये क्या है? फ्लक्स में फ्लक्स में परिवर्तन। टी क्या है? समय। ये क्या है? समय। तो जब किसी प्राथमिक कुंडली में क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? जिसे प्रेरण कहते हैं। सिर्फ जिसे प्रेरण कहते हैं। और उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के, और समय को दर भी कहते हैं। फ्लक्स में विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, जिसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम कहते हैं। याद हो गया? आपको खाली पूछ दे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, 2 नंबर में लिख लेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। क्या आंसर मिल गया? जब किसी प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके निकट रखे द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। निकट रखे द्वितीय कुंडली में किसमें परिवर्तन होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम कहते हैं। बोले याद हो गया? याद हुआ? रिपीट कर लीजिए, बोलिए एक बार जल्दी से। आप पढ़ लीजिए देख के जी। जब किसी परिवार में जोड़े फ्लक्स के परिवर्तन होता है तो उस परिवार का विपरीत जब से आगे नहीं बढ़ा है। पढ़ लिए क्या बना कि जब किसी प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। या तो हो गया? अब प्रेरण का नियम पूछा था, क्लियर है? कि जब किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम कहते हैं। क्लियर है? अगला था लेंज का नियम।
अगला था लेंस लेज का नियम। ठीक है, लेज खाए हैं, लेज खाए हैं जी। लेज केकरा बोलते हैं देहाती भाषा में, उसको चिपसा बोलते हैं। चिपसा खाए हैं, चिप्स बोलते नहीं, चिपसा बोलते हैं। वो अंग्रेजी मीडियम वाले लोग ओकरा चिप्स कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले ओकरा कहते हैं ए माँ इतनी चिप्सा छान गे। हाँ चिप्सा, चिप्स बोलते हैं। हाँ नहीं होता है जी, क्या करते हो, आलू के इस प्रकार भाग काट लिया, सुखा दिए और धार के दाम छान दिए, ला पहुना खा अच्छा हो जाता है। कब हुआ? हाँ, ये सब खाली पहुँचने लगी गाँव घर में पर आता है जी। घर में कोई कार को तो हाँ हमको नहीं बाबू, हमको नहीं मिला था। हमारा चरौरी मिला था। अच्छा एक ही को है। देखिए क्या लेंज का नियम, किसका नियम, लेंज का नियम क्लियर है। किसका नियम पढ़ रहे हो, लेंज का नियम। लेंज का नियम में क्या बदलाया गया कि अरे हम कोई कुंडली ले ले, क्या ले ले बाबू, कुंडली ले ले, क्या ले ले, कुंडली ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कुंडली, कुंडली ले लिए और इधर ले लिए चुंबक, नॉर्थ एंड साउथ। और एकरा में कहा कि जब हम टू एंड फ्रो करवाएंगे, टू एंड फ्रो का मतलब एक बार नजदीक ले जाएंगे, एक बार दूर ले जाएंगे, एक बार नजदीक ले जाएंगे और एक बार दूर ले जाएंगे। हाँ पीछे समझ लीजिए थोड़े से, फिजिक्स है, खेला करिएगा बाबू, लटक जाइएगा, पूछ देगा 2 नंबर, ठीक है। 36 डिग्री का कौन बनाइएगा वो आ जाइएगा, बाद में कहिएगा रवि सर कहे नहीं हम लोग के। क्लियर है। गर्मी में बाबू आवाज नहीं जा रहा है, गला कहाँ लगे हम फल रहे हो, पंखा बंद करके बोल रहे हैं, आवाज ज्यादा जाएगा, इतना कस के बोल रहे हैं, रोड पर भी लोग सुन रहा होगा। क्या कह रहे हैं सुनिए, देखो जी, टू एंड फ्रो, टू का मतलब नजदीक लाना, फ्रो का मतलब दूर करना। क्या कहा कि जब किसी कुंडली को, जब किसी कुंडली के पास में किसी चुंबक को नजदीक ले जाते हैं और फिर उससे दूर करते हैं, इसी प्रभाव का ना है लेंज का नियम। तो कैसे लिखना होगा, कैसे समझना है, इसमें बोला गया था कि जब किसी इसको सटा के यहाँ पर शॉर्ट कर दिए, क्या कर दिए, शॉर्ट किए, तो ये वाला सिरा नॉर्थ बन गया था, क्या बन गया था, नॉर्थ। और जब एक से दूर ले गए, हटा लिए, जब सटाए तो कैसा बना, उत्तरी ध्रुव जैसा, और जब हटा तो कैसा बन गया, दक्षिणी ध्रुव जैसा। ठीक है, कैसा, दक्षिणी ध्रुव जैसा। तो अब यही जो है इसके गति का क्या कर दे रहा था, यहीं पर गति का क्या कर दिया, विरोध किया है, गति का विरोध किया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। तब इसको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है कि जब किसी, ये क्या है आपका चुंबक, ये क्या है कुंडली, जब किसी चुंबक को कुंडली के नजदीक ले जाते हैं तो कुंडली का अंतिम किनारा उत्तरी ध्रुव जैसा कार्य करता है। किसके जैसा, उत्तरी ध्रुव जैसा कार्य करता है। जब किसी, ठीक है, और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं अर्थात हटा लेते हैं तो अंतिम किनारा दक्षिणी ध्रुव जैसा कार्य करता है। किसके जैसा, दक्षिणी ध्रुव जैसा कार्य करता है, जो चुंबक की गति का विरोध करता है, चुंबक के गति का क्या करता है, विरोध करता है, जिसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। क्लियर है। सटा दिया, गाना सुना है ना, चिपका ले सैया फेविकॉल से। हाँ, तो एकरा पर सटावे गया तो उत्तरी बन गया। जब कहा है
सटल जाए थे दावेदार क्लियर है। हटे लगा कैसा बन गया वो दक्षिणी जैसा बन गया। जो इसी के एक बार उत्तरी और दक्षिणी दोनों तो सौरते था ना, दोनों सौरते था ना। हटा तो अब क्या हो गया दक्षिणी गति का कर दिया विरोध, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लेंज का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब असाइनमेंट में आप लोग को दिया गया है लेकिन इस प्रकार फिगर नहीं दिया गया है, नियम खाली लिख दिया गया है। बस समझ में आ रहा है। तो आप एक असाइनमेंट ले रखे हैं और कोई दूसरे ले रखे हैं, फर्क इतना ही है कि आप समझ ले रहे हैं, फिगर के साथ में तोड़ तोड़ कर समझा दिया जा रहा है। क्लियर है, इसीलिए समझ लो थोड़ा सा। अच्छा मोबाइलों पर से मिल जाए तो मोबाइलों पर से सबको नहीं ना मिल रहा है बाबू, आधा लोग देखे ही नहीं रहा है, आधा लोग देख ही नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास अभी मोबाइल नहीं है, क्या करेगा फिर वो, और समझ में रहा है। और खास करके तो लड़कियां लोग के पास और दिक्कत है, घर में भाई लोग भी है। तू कभी मोबाइल चला मित्र मोबाइल चला लगे मास्टर कॉपी ना दिल है ना तो पढ़े को ना लिखे को है, बुरा लगता है ना जी। तो इस समाज में बहुत सारे प्रकार का विविध व्यवस्था अभी खराब चल रही है। आगे देखिए 13 नंबर स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि इसमें पढ़े थे कि जब ये हम ले लिया कोई माध्यम यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे एक कांच का प्लेट ले लिया, कांच का प्लेट ले लिया, तो एक कांच स्लैब आ गया कि इसका कौन सा स्लैब आ गया कांच, और यहाँ पर ये डाल लिए नॉर्मल, क्या डाल लिए नॉर्मल। अब एक किरणें आ गई तो आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरण। क्लियर है। अब जाना चाहेगी इस डायरेक्शन में, अगर ऊपर हवा कर ले और नीचे कर ले पानी का माध्यम, तो ये जाना चाह रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये टुवार्ड्स इधर क्या करेंगे मुड़ जाएगी, क्या करेंगे अभिलंब की ओर अपवर्तित हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपतित किरण हुआ और ये कौन सा किरण है अपवर्तित किरण, और ये है अभिलंब। ये क्या है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर बच्चा गड़बड़ कर देता है। एक आई जो है यहाँ पर बन रहा आपतन कोण, कौन सा कोण आपतन कोण, और यहाँ पर बन रहा अपवर्तन कोण। क्लियर है। सब परावर्तने कर देते हैं। टेस्ट वाला में देखे थे बहुत सारे बच्चों का दम परावर्तन कोण बनावल है। क्लियर है। तो एक क्या बन गया है आपतन कोण, दूसरा बन गया अपवर्तन कोण। और इसमें अब एक थ्योरी याद रखिए, मिलेगा जाया, मिलेगा को जाया, मिलेगा स्पर्श जाया। स्पर्श जाया का मतलब क्या होता है? जाया का मतलब हुआ साय, को जाया का मतलब कोस, और स्पर्श जाया का मतलब टैन का लेना है। क्लियर है। को जाया का मतलब कोस, जाया खाली कहा तो साय, और स्पर्श जाया कहा तो टैन लीजिएगा। बोले यहाँ तक क्लियर है। कहीं पर कह दिया स्पर्श जाया के बराबर है तो टैन लेना, बाकी जो भी एंगल हो ठिट्टा हो या ठुट्ठा हो जो भी है उसको रख लीजिएगा। बस समझ में रहा है। तब यहाँ पर कहता है प्रकाश के किसी खास रंग के लिए एक कोई खास रंग यहाँ से आया, और यहाँ से आने के बाद एक किरण सीधे न जा करके अपवर्तित हो गया। कोई खास रंग, जैसे अगर में कोई लाल रंग आ गया, कोई हरा रंग आ गया, कोई काला रंग आ गया। क्लियर है। किसी खास रंग के लिए, विशेष रंग के लिए, श्वेत रंग के लिए लागू नहीं करता है ये। अब विशेष रंग के लिए प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया। देखो अभी भी एक परावर्तन चला रही है, दिमाग में भूसा बैठ गया है तो घरे जाके सबमर्सिबल मोटर चला को करा दो। ये प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया। अभी बोले आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात। तो आपतन कोण अब कहा जाया ले लिया है, क्या लिया तो आपतन कोण में कितना है आई है, और जाया का मतलब साइन
तो साइन आई हो गया। अपवर्तन कोण की जाया, तो अपवर्तन कोण कितना है आर है, फिर जया के बाद किया तो क्या हो गया साइन। अनुपात का मतलब बट्टा, अपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया। साइन को क्या पढ़ते हैं, साइन को क्या पढ़ रहे हैं जाया। तो अपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात, बट्टा को क्या पढ़ रहे हो अनुपात। अपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अब इतना लिख दिए, अब ये वाला फिगर बना दिया ऐसे करके कि ये हमारा अपतन कौन है, ये आर हमारा अपवर्तन कौन है। कहनो 2 नंबर काटे जाएगा कोई समझ में है। इस प्रकार बना देंगे, पन्ना नहीं भरेगा विश्व देता है भरेगा कि नहीं भरेगा जी। स्टैंडर्ड तरीका से और 10वें वाला दम परीक्षा में लिखने चल जा रहे हैं 2 लाइन में, बस अगला बढ़ जाओ। कहेगा क्या फिजिक्स में नंबर में कम देता है, समझ में रहे। अपन गलती दैया के दोष लगाइएगा तो क्या हल होगा। अगला कहता है 14 नंबर बाबू, 13 नियम क्लियर हो गया जी। 13 नियम क्लियर हो गया। 2 तारीख 1 महीना 2022 को परीक्षा है, परीक्षा में पूछेगा। अगला नियम है ब्रूस्टर का 14वां नियम देख रहे हैं, कौन सा ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है बाबू, म्यू बराबर tan आई पी, याद दिया म्यू बराबर tan थीटा पी। अब आई क्या है और पी क्या है सुना रहा। अब देखिए tan अभी बोले हैं, अभी यूज हुआ। साइन रहेगा तो जाया, कोस रहेगा तो को जाया, tan रहेगा तो स्पर्श जाया। जाया तो सभी में अभी था क्लियर है। खाली जाया या साइन जया कहा तो साइन, को जया कहा तो कॉस, स्पर्श जया कहा तो tan। तो अब बोलो tan का यूज है यहाँ पे, tan है तो यहाँ पर कौन जया लेगा, कौन जया, ये क्लियर हो गया। अब कहता है यहाँ जो P है क्या है, P बतला रहा है पोलराइजेशन, जिसको बोलते हैं ध्रुवन। क्या बोलते हैं ध्रुवन, क्लियर है। अब आई हमारा क्या था, आई था अपतन, आई क्या था अपतन को। और म्यू क्या है यहाँ पर अपवर्तनांक है, म्यू क्या है अपवर्तनांक है। बोलो एक तरह से किसका डिफिनेशन क्लियर हो रहा है। प्रकाश का ध्रुवन किसी को याद है, ध्रुवन जब किसी अब बोलिए प्रकाश का ध्रुवन किसी खास प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित करना प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। जैसे मलकरी लगा हुआ है, लाइट पूरा दे रहा है, किसी खास तल में ऐसे एक मड़ोड़ के और एक जगह ऐसे फोर्सिंग मार दिए, ठीक है, लाइट मार रहे हैं तो एक तल में क्या कर दिए, बाधित कर दिए, क्लियर है। टॉर्च वगैरह में क्या होता है, कटोरी ने लगा दिया तक दूर तक लाइट फेंक दे रहा है, तो उसको जो है प्रकाशीय तरंग के किसी खास तल में बाधित करना क्या कहला रहा, प्रकाश का ध्रुवन कहला रहा। क्लियर हो गया। अब कहता है तो जो ध्रुवन समझ में आ रहा, अब कहता है यहाँ पर यदि माध्यम पारदर्शी ले ले, कैसा ले ले, पारदर्शी क्या ले ले, माध्यम ले ले, ये डाल दिए
ये क्या बन गया हमारा? अभिलंब बन गया। क्या बन गया? अभिलंब। यहाँ से अभी लाइट डाले थे, क्या डाले थे? लाइट डाले थे, और इस डायरेक्शन में ये जाना चाह रहा था, इधर की ओर अभी मुड़ा था, इधर की ओर क्या कर दिया था? मुड़ा था। इसको अब किसी खास तल में मोड़ दो। इस तल में तो कहता है कि पारदर्शी माध्यम के लिए, किसके लिए? पारदर्शी माध्यम के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक है, किसका अपवर्तनांक? प्रकाश का। म्यू क्या बतला रहा है? म्यू क्या बतला रहा है जी? अपवर्तनांक। क्लियर है? तो किसी पारदर्शी माध्यम के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के, ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के, ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के क्या होती है? बराबर होती है। क्या कहलाता है? श्रोटर का नियम कहलाता है। बोलिए, रिपीट करिए। पता चल रहा है पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के। ये क्या था? ध्रुवन कोण, ध्रुवन कोण। ये क्या है? अपवर्तनांक। क्या है? कौन से माध्यम के लिए ले रहा है? पारदर्शी माध्यम के लिए। तो पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के बराबर होती है, ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। पारदर्शी माध्यम के लिए अपवर्तनांक जो है ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के बराबर होती है, क्या कहलाता है? ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। याद हो गया? पारदर्शी माध्यम के लिए अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श जया के बराबर होती है, क्या कहलाता है? ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। क्लियर है? अगला देख लीजिए, 15वां नंबर, मॉलस का नियम या मॉलू का नियम या मॉलस का नियम। मॉलो, मॉलस या मॉलस। क्लियर है? अब घरे जिनका फोन है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखिएगा, और जैसे जैसे डायग्राम बना है कॉपी पर एक बार नोट अवश्य करिएगा। हाँ, फिर से तभी नोट कर लेना है। फिगर नोट किया है आप लोग? लिखे ना है जी? हाँ, लोड आज होगा तो लोड होने में टाइम लग जाता है बाबू। इन्हीं होगा बोलो तो। जैसे अब जो है टाटा जो है 1 घंटा का वीडियो बन गया है, क्लियर है? 1 घंटा हो गया समय, क्लियर है? अब क्या होगा? इसको 5 GB 6 GB चला जाता है। अब 5 GB डाटा को लोड होने में 12 घंटा 14 घंटा लेता है, ताकि यहाँ पर अभी ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगल है। अभी बात समझ में? हाँ, तो अब वीडियो जो है आपको रात भर में लोड हो जाएगी। मॉर्निंग टाइम में 6 से 7 बजे आपको डेली मिल जा रहा है। क्लियर है? तो अगला 15वां नंबर है कि 16वां है जी? 15वां कौन सा? मॉलू या मॉलस का नियम। कौन सा नियम? मॉलस का नियम। क्या कहता है मॉलस का नियम? मौसा का नियम मत कोई पढ़िया। हाँ, लेकिन जाके कह रहा है मम्मी क्या बेटा? परीक्षा में मौसा का नियम पूछा था। अब मौसा का नियम, मौसी का नियम नहीं। क्या कहता है जी? आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया? अब देखो कॉस आ गया। कॉस को अभी बोले क्या बोलते हैं? क्लियर है? आई बराबर आई नोट
आई जो है अपनी धारा नहीं है, क्लियर है। आई धारा, आई यहाँ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। कॉपी में आप लिखा है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तीव्रता है, क्या है? तीव्रता। आई से क्या है यहाँ पर? इंटेंसिटी, तीव्रता है, क्लियर है। तो कहता है, क्या कहता है? समतल प्रकाश जब, क्या लिखा है? समतल प्रकाश जब क्या होता है? हाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश जब विश्लेषक से गुजरता है, किसको से? विश्लेषक से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, किसकी तीव्रता की बात कर रहा है? निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ये बात कर रहा है किसका? निर्गत प्रकाश की तीव्रता किसके बराबर होता है? आपतित प्रकाश। ये क्या हो गया? कौन सी प्रकाश? आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश के तीव्रता के, आपतित प्रकाश के कोण के, कोण के बराबर होता है या समानुपाती होता है। अब कहता है कि यहाँ पर किस प्रकार का एक ऑप्टिकल फाइबर लेता है, यहाँ से लाइट डालता है, तो इस प्रकार ऐसे ऐसे होके ऐसे निकलता है, बस में रहा। तो इसी कंडीशन में कहा कि ये वाले फिगर से भी जैसे देखे, एक किरण आया, जाना चाह रहा थी डायरेक्शन में, ऐसे मुड़ गया है, तो यहाँ से जाना चाह रहा है डायरेक्शन में, ऐसे मुड़ा है, ये जाना चाह रहा है डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ मुड़ गया, ये जाना चाह रहा है डायरेक्शन में, इधर से मुड़ गया है। तो अब कहा कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता थी, इसको कहा आई नोट, इसको क्या से लिया है? आई नोट से। और जो निकला बाहर निर्गत, इसको कहा आई, क्लियर है। तो यही कह रहा है कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के कोण के कोजया के बराबर होता है, जिसे मॉलुस का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ।